हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो में हम उनके लिए लेकर आए हैं सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर साल ये पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्नों को बताने वाले हैं, तो देखिए अति लघु उत्तरीय के प्रश्न हैं क्लास 12 समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के लिए। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, पंचायती राज से क्या अभिप्राय है। देखिए अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि पंचायती राज से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। इसका आंसर देखिएगा, क्योंकि हम प्रश्न के साथ में आंसर भी बताएंगे आपको। देखिए पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों का शासन। इसका अभिप्राय पंचायतों द्वारा गांवों का शासन करना है, जिससे गांवों का क्या है, पुनर्निर्माण हो सके। यानी पंचायती राज का क्या अभिप्राय है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों का शासन, यानी जो 5 व्यक्ति हैं, यानी जिसको हम मुखिया कहते हैं, उनमें 5 व्यक्तियों का शासन होता है। अभिप्राय पंचायतों द्वारा गांवों का शासन करना है, जिससे गांवों का क्या है, पुनर्निर्माण हो सके। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तरों में बांटा गया है। यानी जो पंचायती राज की व्यवस्था के जो स्तर है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर देखिए क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति, जिला परिषद में बांटा गया है। यानी कहने का जो तात्पर्य है, यहाँ पर जो बताया गया कि जो पंचायती जो राज व्यवस्था है, इसको 3 क्या है, कितने स्तरों में बांटा गया है, 3 स्तरों में, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या क्षेत्र समितियाँ तथा जिला परिषद में ये बांटा गया है। तो ये 3 भाग हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन से आपके 3-3 नंबर लग के बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं प्रश्न। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, सामाजिक आंदोलन के कोई 2 लक्षण बताइए। यानी जो सामाजिक आंदोलन है, इसके हमें कोई 2 लक्षण बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सामाजिक आंदोलन के 2 लक्षण इस प्रकार से हैं। क्या है, इस प्रकार से। जैसे पहला लक्षण है, सामाजिक आंदोलन में लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। क्या है, सामूहिक जो है, निरंतर जो सामूहिक गतिविधियां हैं सामाजिक आंदोलन में, इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा जो है, सामाजिक आंदोलन की गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती है तथा राज्य की नीति तथा व्यवहार में क्या है, परिवर्तन करती है। तो ये सामाजिक आंदोलन के कोई 2 लक्षण है जो कि हमने बता दिया है। इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए समाजशास्त्र का चौथा प्रश्न, भारत में आर्थिक परिवर्तन कब माना जाता है। यानी जो भारत में आर्थिक परिवर्तन है, ये कब माना जाता है। इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए भारत में आर्थिक परिवर्तन उपनिवेशवाद के आगमन से ही माना गया। उसके पहले ग्रामीण समुदाय आत्मनिर्भर समाज था। गांवों की अर्थव्यवस्थाओं प्राथमिक रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित थी। क्या है, जो गांवों की अर्थव्यवस्था है, ये वस्तु विनिमय पर क्या थी, आधारित थी। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरीय के, ये समाजशास्त्र के पूरे बुक से लिए गए छठे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी छठे बिंदु जो इम्पोर्टेंट है और हर साल आते हैं, वही लिया गया है। 5वां प्रश्न है, अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम। क्या है, जो अस्पृश्यता है यानी छुआछूत के कोई 3 मुख्य आयाम कौन कौन से, ये बताइए। तो इसमें देखिए क्या है, 3 जो मुख्य आयाम है, अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। अस्पृश्यता की प्रघटना को परिभाषित करने के लिए तीनों आयाम महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता का जो हिंदी वर्जन है, उसको हम क्या कहते हैं, छुआछूत कहते हैं। यानी हमारे समाज में जो छुआछूत को क्या है, बहुत ही उसको नीचा दिखाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। तो इसका आंसर ये है। उसके बाद में देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ब्रिटिश शासन, क्या है, ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित कब तैयार की, उसमें क्या वर्णित था, ये बताइए। तो देखिए ब्रिटिश भारत की सरकार ने वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अनुसूचियों तैयार की, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उन्हें विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया था। यहाँ पर बात क्या हो रही है, पहले बेसिकली आप समझिए प्रश्न को, कि जो ब्रिटिश शासन क्या है, ब्रिटिश भारत सरकार की जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं या जातियों के लिए अनुसूचियाँ कब तैयार की, उसमें क्या वर्णित था, यानी क्या उसमें जोड़ा गया, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें को पढ़ सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या है,
साक्षरताकार प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य बताइए। जो साक्षरताकार प्रणाली है इसका हमें प्रमुख क्या है उद्देश्य बताना है, इसका उद्देश्य बताइए। तो उसका आंसर देखिए क्या है, साक्षरताकार प्रणाली का सर्व प्रमुख उद्देश्य साक्षरताकार का सूचना पद्धति से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना है, जिससे उसे क्या है, जिससे उसे अनुसंधान की कठिनाइयों के संबंध में सहयोग प्राप्त हो सके। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो साक्षरता प्रणाली है इसका सर्व प्रमुख जो उद्देश्य है ये साक्षरता को सूचना पद्धति से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना है, जिससे उसे क्या है अनुसंधान की कठिनाइयों के संबंध में सहयोग प्राप्त हो सके। तो ये 7वां नंबर प्रश्न का विकल्प है, 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, संस्कृतिकरण से क्या अभिप्राय है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। देखिए संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति का जीवन पद्धति अनुष्ठान मूल्य आदर्श तथा विचारधाराओं का क्या है अनुकरण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं संस्कृतिकरण या संस्कृतिकरण का अभिप्राय या आशय या परिभाषा। तो ये तीनों सारे जो चार जो घुमा फिरा कर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसका बेसिकली राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का रूपांतरण हुआ। यानी जो स्वतंत्रता हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके बाद में जो ग्रामीण यानी गांव के जो क्षेत्र हैं इनके किस प्रकार का रूपांतरण हुआ ये बताना है आपको। इसका आंसर देखिए, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण क्या है, जो गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि हुई, इससे नगद भुगतान देना प्रारंभ हुआ, भूस्वामी तथा कृषि मजदूरों के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी आई तथा मुक्त दिहाड़ी मजदूरों वर्ग का क्या है उदय हुआ। यहाँ पे बात क्या हो रही है बेसिकली, आप इसको क्वेश्चंस को समझिए कि जो स्वतंत्रता के बाद में जो ग्रामीण क्षेत्रों का रूपांतरण हुआ यानी विकसित किस प्रकार से हुआ, उनमें ज़रूरतें क्या क्या थी, क्या क्या नया बदलाव आया पुराने ज़माने से अब ज़माने में, यहीं पर आपको बताया गया है 9 नंबर प्रश्न में। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भूमंडलीकरण से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर देखिए, भूमंडलीकरण से रोजगार पर आसमान प्रभाव देखने को क्या है मिलते हैं। इसके द्वारा प्रौद्योगिकी रूप में दक्ष युवाओं एवं क्या है दक्ष युवाओं को एक और रोजगार दिया गया, वहीं दूसरी ओर क्या है परंपरागत शिक्षा प्राप्त वर्ग बेरोजगारी की ओर मुड़ गए। यानी क्या है यहाँ पर जो परंपरागत शिक्षा प्राप्त वर्ग बेरोजगारी है इसमें भूमंडलीकरण में जो रोजगार का प्रभाव पड़ा ये बेसिकली पड़ा। इसमें आप पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद में आंसर को देखिएगा कि जो भूमंडलीकरण इसमें जो रोजगार पर आसमान प्रभाव देखने को क्या मिलता है, यानी बराबर है आसमान प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें प्रौद्योगिकी रूप से दक्ष युवाओं को एक और रोजगार दिया गया, वहीं दूसरी ओर परंपरागत शिक्षा प्राप्त वर्ग बेरोजगारी से भी मुड़ गया। तो ये 10 प्रश्न थे।